हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था और उस टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें हमने जानने का प्रयास भी किया था। बुद्धि की प्रकृति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बुद्धि के संप्रत्ययों को लेकर के पढ़ा कि किस प्रकार वर्णन ने जो है 3 प्रकार से बुद्धि का जो है डिवाइडेशन किया और किस प्रकार जो है हेब ने उसी को ए, बी और सी के नाम से जाना था। इस चीज के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। फिर अपने वहां पे हेडिंग लगा करके छोड़ दिया था। मैंने आपको हेडिंग लगा करके छोड़वाया था बुद्धि के प्रकार। मैंने कहा अपन बुद्धि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उस दिन मैंने आपको लिखाया था कि यूं तो बुद्धि के प्रकार के लोगों ने बता रखे अलग अलग तरीकों से, पर हमें अपने को इतना ध्यान रखना है कि बुद्धि का प्रकार केवल एक ही व्यक्ति का पढ़ना है। और वो कौन सा है तो वो आपको ध्यान रखना है। उस बुद्धि के प्रकार का नाम है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। किसके अनुसार दोस्तों? तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं? तो अनुसार बुद्धि के प्रकार आपको याद रखने, केवल ये एक ही वर्गीकरण याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई वर्गीकरण याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ही सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया था, सबसे सटीक वर्गीकरण किया था। तो एक वर्गीकरण आपको याद रखना है। साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना, इनके सहयोगी थे, उसका नाम गैरेट था। आप सहयोगी कह सकते हो, या कभी कभी आपको यह भी पूछ ले कि बताओ गैरेट के अनुसार कितने प्रकार हैं, तो गैरेट के अनुसार ही वही प्रकार हैं जो थॉर्नडाइक के अनुसार हैं। तो इनमें कोई ज्यादा विशेष अंतर है नहीं, दोनों के अंतर्गत सेम 3 प्रकार दोनों ने बताए थे। हाँ, हो सकता है कि किसी नाम की वजह से कोई ऊपर नीचे होगा, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे क्या आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि के प्रकार जो थॉर्नडाइक ने बताए थे वो कितने बताए थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो 3 प्रकार बताए थे कि बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के जो प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों वो कितने होते हैं? आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बुद्धि का पहला प्रकार आता है उस बुद्धि को कहा जाता है मेरे दोस्तों सामाजिक बुद्धि। पहला प्रकार जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसको कहा जाएगा आपके सामाजिक बुद्धि। और दूसरा प्रकार जो आता है उसको कहा जाता है आपके मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। और तीसरा प्रकार जो आता है उसको क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, तीसरे प्रकार को कहा जाएगा आपके अमूर्त बुद्धि। यानी कि बुद्धि के थॉर्नडाइक या गैरेट के अनुसार प्रकार की बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो बताए थे वो 3 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा बताया था? सामाजिक बुद्धि। दूसरा कौन सा बताया? मूर्त बुद्धि। और तीसरा कौन सा बताया? अमूर्त बुद्धि। ये चर्चा अपन ने गई क्लास में एंड तक की थी और इसके बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया था। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन बुद्धि को पढ़ते हैं सामाजिक बुद्धि। पहले अपन कौन सी बुद्धि को पढ़ेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना, सबसे पहली हमारी बुद्धि आती है जिसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक बुद्धि किसको कहा जाएगा, इसके बारे में आपको हल्की सी क्या रखनी है दोस्तों, जानकारी रखनी है कि सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं। देखिएगा, पहले तो आप ये ध्यान रखना कि सामाजिक बुद्धि एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता है। ध्यान रखना, यह एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता है। एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता है, सामान्य मानसिक क्षमता है। यह आपको ध्यान रखना है, मानसिक क्षमता है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक जनरल है कि जो लगभग हर लोग के अंदर आ भी जाती है। इसको विकसित भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि हम सब लोगों को पता है कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज से दूर नहीं रह सकते, समाज हमारा अहम भाग है और हमें समाज के मध्य में रह के ही अंतः क्रियाएं करनी है। कि हम जितनी भी क्रियाएं करेंगे वो कहाँ करेंगे मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, वो समाज के मध्य में रह के ही करेंगे और कोई इनका तरीका नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अपन बात करें कि ये बुद्धि होती क्या है या इसके अंतर्गत होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक चीज तो बता दी कि एक मानसिक क्षमता होती है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत क्या होता है?
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में अपनी व्यवहार कुशलता को दिखाता है। यानी कि एक जो सामाजिक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को समझने में, दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर संबंध स्थापित करने में या दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में समर्थ हो पाता है। इस बुद्धि का उपयोग करने वाले लोगों के अंतर्गत हम सामान्यतः देखते हैं कि उनके सामाजिक अंतर संबंध बहुत मजबूत होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं वापिस। इसमें क्या लाइन याद रखनी है, जो लोग इस बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं ना, इस बुद्धि का प्रयोग अधिक होने पर सामाजिक अंतर संबंध मजबूत होते हैं। सामाजिक अंतर संबंध मजबूत होते हैं। अंतर संबंध मजबूत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर संबंध मजबूत होते हैं, ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सामाजिक बुद्धि क्या है। समाज में अपनी प्रभावशीलता दिखाना, ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं, ऐसे लोग दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, उनकी व्यवहार कुशलता दिखती है, एक व्यक्ति के साथ एक घनिष्ठता का संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखिएगा कि ये बुद्धि उन लोगों के अंदर अधिक विकसित होती है जो सामाजिक अंतःक्रियाएं अधिक करते हैं। जैसे राजनेताएं होते हैं, तो राजनेताओं के अंतर्गत सबसे ज्यादा सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि उनका काम है कि लोगों को प्रभावित करना, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से वो लोगों को प्रभावित भी कर देते हैं, और प्रभावित करने के साथ साथ में उनके ऊपर जो है एक अपना अच्छा प्रभाव भी डाल देते, ताकि उनके साथ में इनके अंतर संबंध क्या रहे, मजबूत रहे। इसीलिए आपने राजनेताओं को देखा होगा, वो जहां कहीं पे भी जाते हैं ना, तो सामने बैठी हुई पब्लिक के साथ में अपना अपनत्व संबंध जोड़ते हैं कि मैं भी आपके जैसे ही था, मैं भी आपके घरों में ही रखना, इस जगह से हम जो है विशेष स्नेह करते हैं। ऐसी बातें वो करते हैं ताकि लोगों का उनके प्रति जुड़ाव बढ़ता रहे। तो ऐसी बुद्धि को जो हम कहेंगे मेरे दोस्तों, वो कौन सी बुद्धि कहेंगे, सामाजिक बुद्धि कहेंगे दोस्तों, है ना। इन लोगों के अंदर समाज के प्रति व्यवहार करना, अच्छा आचरण करना, अच्छी नैतिकता दिखाना, इस प्रकार के सारे गुण जो हैं इनके अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या याद रखेंगे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इनकी सबसे अच्छी क्या होती है, तो ध्यान रखना, ये व्यवहार, इनकी व्यवहार कुशलता क्या होती है मेरे दोस्तों, श्रेष्ठ होती है। ये नैतिकता का प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, नैतिकता दिखाना, है ना, नैतिकता दिखाना, ये अच्छी से अच्छी क्या कर सकते दोस्तों, नैतिकता दिखा सकते। घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, ये लोगों के साथ में क्या कर सकते, अपना घनिष्ठ संबंध क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, स्थापित कर सकते। ये भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। फिर आपको ध्यान रखना है अच्छा आचरण करना, अच्छा आचरण जो है लोगों को दिखाना, अच्छा आचरण करना, है ना, ये आप इनके संदर्भ में क्या रख सकते हो याद, है ना। उचित सामाजिक व्यवहार करना या उचित सामाजिक अंतःक्रिया करना, अंतःक्रिया करना, ये इनके अंतर्गत बहुत ज्यादा होता है। अपनत्व का भाव, अपनत्व का भाव, ये गुण आपको इनके संदर्भ में हल्का सा बेसिक रूप से क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना। मैं केवल प्रकार बता के भागूंगा नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, है ना। बुद्धि का पूरा पोस्टमार्टम होगा, एंड तक जाते जाते आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है 2-5 क्लास ज्यादा लगे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि को समझना एक मुश्किल टॉपिक है और इसको अपन बड़ा आसान करते हुए पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने पहली बुद्धि का जो प्रकार पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था मेरे दोस्तों, सामाजिक बुद्धि। मैंने कहा कि ये एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता है, सामान्य मानसिक योग्यता है, और जो लोग समाज में रह करके अंतःक्रिया अधिक करते हैं या इस प्रकार की बुद्धि का प्रभाव या प्रयोग अधिक करते, सामान्यतः हम उन लोगों के अंतर देखते कि उनके अंदर व्यवहार कुशलता का गुण अधिक पाया जाता है, नैतिकता अधिक दिखाते हैं वो लोग, घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, समाज के सामने, लोगों के सामने अच्छा आचरण करते हैं, उचित सामाजिक अंतःक्रिया करना, अपनत्व का भाव और दूसरों को समझना, ये भी ध्यान रखना, दूसरे व्यक्ति को समझना, दूसरे व्यक्ति को समझना, इस प्रकार के गुण इनके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, अधिक पाए जाते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये कौन सी हो जाएगी, आपके सामाजिक बुद्धि।
ये बातें जो आपको याद रखनी है वो किसके संदर्भ में रखनी है, तो ध्यान रखना ये आपको याद रखना है सामाजिक बुद्धि के संदर्भ में। चलिएगा अब आगे जाकर के अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों दूसरी चीज के अंतर्गत, जिसको अपन कहते हैं मूर्त बुद्धि। दूसरा प्रकार आता है जिस प्रकार को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, दूसरे प्रकार को हम जानते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। अब देखिएगा यहां पे नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, इस पे नाम से ही सब कुछ क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, क्लियर हो रहा है। जैसे मूर्त का मतलब क्या होता है, जो ठोस वस्तुओं के ऊपर अपना चिंतन कर सकें, जो ठोस वस्तुओं की समझ रखता हो। ठोस वस्तुएं कैसे, मूर्त का मतलब जो चीज हमारी आंखों के सामने है और जिसको अपन छू सकते हैं, उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति चिंतन विचार या समाधान कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं कि इनके अंदर मूर्त बुद्धि ज्यादा पाई जाती है ना, एक तरीके से। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है वो मूर्त बुद्धि से जुड़ी हुई होती है। ये एक प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि है, ध्यान रखना, सैद्धांतिक बुद्धि नहीं है। इस बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहा जाता है, तो ये एक प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि है, जो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। ये बुद्धि सामान्यतः उन लोगों के अंतर्गत अच्छी पाई जाती है जो ठोस वस्तुओं को समझने, उनको परिवर्तन करने या उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है काम करते हैं। जैसे सपोज मानिएगा इंजीनियर है ना, जितने भी इंजीनियर होते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी मैकेनिकल होते हैं, वो लोग सारे के सारे ठोस वस्तुओं के साथ में दिन भर अंतः क्रियाएं करते रहते हैं। इंजन को ठीक करना, गाड़ियों को ठीक करना या अन्यत्र किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करना, तो इनके अंदर अधिकांश मूर्त बुद्धि विकसित होती है। ये केवल उसी विषय वस्तु के ऊपर चिंतन कर पाते हैं या उसी विषय वस्तु को समझ पाते जो उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से है। जो चीज उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है ना, उनके ऊपर ये कभी विचार नहीं कर पाते। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है मूर्त बुद्धि के बारे में, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे कौन सी बुद्धि कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ये एक प्रकार की कौन सी बुद्धि है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये एक प्रकार से हमारी व्यवहारिक बुद्धि है। ये किन लोगों के अंदर विकसित होती है, तो ध्यान रखना यह उन लोगों में अधिक विकसित होती है, यह उन लोगों में अधिक विकसित होती हैं, अधिक विकसित होती हैं, अधिक विकसित होती हैं, जो ठोस वस्तुओं को ठीक करने या उनको बनाने या फिर उनमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, या फिर उनमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, या फिर उनमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? ये ऐसे लोगों के अंतर्गत आपके ज्यादा पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक दो लिख देता हूं भले, जैसे इंजीनियर, इनके अंदर यही बुद्धि पाई जाएगी। मैकेनिक है ना, इनके अंदर भी क्या पाई जाएगी, आपके इसी प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। मैकेनिक हो गए, कारीगर हो गए, ये जितने भी होते हैं, इनके अंतर्गत जो बुद्धि पाई जाती है उस बुद्धि को हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, तो उस बुद्धि को अपन मूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि के रूप में हम उसको जानते हैं। तो दो वर्गीकरण हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, क्लियर हो जाते हैं। पहला वर्गीकरण हमने सामाजिक बुद्धि पढ़ लिया, दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया, मूर्त बुद्धि। तीसरा प्रकार हमारे सामने आता है जिसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अमूर्त बुद्धि। तीसरा जो प्रकार आएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो तीसरा प्रकार जो हमारे सामने दे रखा है उसको कहा जाता है अमूर्त बुद्धि। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, इसको कहा जाएगा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या चीज होती है समझिएगा। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति
ऐसी विषय वस्तु के ऊपर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं है, केवल कल्पना में है, उसके ऊपर विचार कर सकता है, उसके ऊपर सोच सकता है ना। ऐसी अमूर्त विषय वस्तु जिसे हम छू नहीं पा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने भी नहीं है, फिर भी हम उसके ऊपर चिंतन कर पा रहे हैं, फिर भी हम उसके ऊपर मनन कर पा रहे हैं, यहां पे जिस बुद्धि का प्रयोग होगा उस बुद्धि का नाम क्या बताया है मेरे दोस्तों? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि व्यवहारिक नहीं होती है। अमूर्त बुद्धि, ध्यान रखना, यह बुद्धि हमेशा सैद्धांतिक होती है, ध्यान रखिएगा। यह कौन सी बुद्धि है? तो ध्यान रखना, यह सैद्धांतिक बुद्धि है। यह एक प्रकार की कौन सी बुद्धि है मेरे दोस्तों? सैद्धांतिक बुद्धि है। आपके मूर्त बुद्धि है जो वो यांत्रिक बुद्धि है ना, यांत्रिक भी कहते हैं इसको, और आपके व्यवहारिक भी कहते हैं, ठोस बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, बहुत सारे इसके उपनाम हैं। लेकिन अमूर्त बुद्धि के बारे में ध्यान रखना कि ये हमारी कौन सी बुद्धि है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये हमारी सैद्धांतिक बुद्धि है, ये हमारी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है दोस्तों। ये अमूर्त चिंतन के ऊपर क्या करती है दोस्तों? आपको क्या करती है? काम करती है। जैसे मैं ये बात बताऊं, ये सामान्य तौर पर ये बुद्धि उन लोगों के अंदर ज्यादा विकसित हो जाती है जिनका संबंध किताबों से ज्यादा होता है। ये शब्द और प्रतीकों से अधिक विकसित होती है। जैसे दार्शनिक, फिलोसोफर, इनके अंदर कौन सी बुद्धि विकसित होगी? तो हम कहते हैं इनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। लेखक, इनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनका जो चिंतन होता है वो सारा शब्दों, अर्थों, प्रतीक चिन्हों के साथ में होता है। तो ये बुद्धि उन लोगों के अंदर अधिक विकसित होती है जो शब्दों, अर्थों और प्रतीकों के साथ में क्या करते रहते हैं मेरे दोस्तों? काम करते रहते हैं। उनके अंतर्गत आपको क्या रखती है दोस्तों? अधिक रखती है। अब देखिएगा, मूर्त बुद्धि वाले जो समस्याओं का समाधान करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? मूर्त बुद्धि वाले समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी आंखों के सामने कोई चीज रखी है, उसके ऊपर विचार करेंगे, आंखों के सामने है तो समाधान ढूंढ लेंगे। ये लोग काल्पनिक समस्या समाधान कर सकते हैं। भाई, इनके सामने कोई समस्याएं आती हैं तो उस विषय वस्तु का ठोस रूप में इनके सामने उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। यदि ठोस रूप में भी इनके सामने उपस्थित नहीं है ना, फिर भी ये इस विषय वस्तु के ऊपर क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों? समस्या का समाधान कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि काल्पनिक रूप से समस्या का समाधान करते, ये ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं, यह बुद्धि उन लोगों में अधिक विकसित होती हैं, जिनका संबंध प्रतीक या शब्दों के साथ में अधिक होता है। प्रतीक या शब्दों के साथ में अधिक होता है, ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है कि कैसे लोगों के अंतर्गत ये बुद्धि अधिक विकसित होती है। तो ऐसे लोगों के अंतर्गत ये बुद्धि क्या होती है मेरे दोस्तों? अधिक होती है। ये आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना। यह फिर क्या ध्यान रखना है? यह मानसिक क्रिया या इसको ऐसे लिख दो, यह कल्पना में मानसिक प्रतिमान के सहारे समस्या का समाधान करने में समर्थ होते हैं, समर्थ होते हैं। ये आपको क्या रखना है? यहां पे ध्यान रखना है कि ये कल्पनाओं के द्वारा और अपने मानसिक प्रतिमानों के द्वारा अपनी समस्याओं को क्या कर देते हैं दोस्तों? शांत कर देता है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जितने भी आपके बुद्धि के प्रकार पड़े, जैसे इनके उदाहरण लिख देता हूं मैं कुछ, ताकि आपको याद रहेगा। इनके कुछ उदाहरण लिख देता हूं आपको। जैसे दार्शनिक,
लेखक, जितने भी आपके आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार, ये भी किसमें आएंगे? अमूर्त बुद्धि में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कलाकार, ये लेखक, ये दार्शनिक, इनके सामने जब समस्याएं आती हैं तो ये काल्पनिक रूप से सोते सोते इस समस्या का समाधान कर लेंगे, चलते चलते इस समस्या का समाधान के, क्योंकि इसमें विचार प्रधान होते हैं, वस्तु प्रधान नहीं होती है। मूर्त बुद्धि के अंदर वस्तु प्रधान होती है, और इस बुद्धि के अंतर्गत जो होती है वो कौन सी होती है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बुद्धि के अंतर्गत आपके विचार प्रधान होते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ये अमूर्त चिंतन के माध्यम से ही अच्छे लेखक बनते हैं। जिसका अमूर्त चिंतन अच्छा होगा वो अच्छे दार्शनिक होंगे, जिसका अमूर्त चिंतन अच्छा होगा वो एक अच्छे कलाकार होंगे। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है मेरे दोस्तों? हल्का सा ध्यान रखना है। यहां तक आपको एक बार क्या हो गया मेरे दोस्तों? समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करती है ना? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, दूसरी बुद्धि के बारे में बात करें या इस बुद्धि के बारे में बात करें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिन जिन लोगों के अंतर्गत क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, वो सामान्यतः दूसरी बुद्धि वाले से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, जिनके अंदर अमूर्त चिंतन की शक्ति अधिक पाई जाएगी, उनकी उपलब्धि भी अधिक होगी, उनकी योग्यताएं भी अधिक होगी, उनके पास समस्या समाधान की शक्तियां जो होगी वो भी अधिक होगी, और उनके जो परामर्श और जो निर्देशन होंगे वो दूसरे लोगों की तुलना में इनके श्रेष्ठ माने जाएंगे, इनके ही बेहतरीन माने जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अन्य बुद्धि की तुलना में अमूर्त बुद्धि को क्या माना गया है? अच्छी माना गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा हमने चिंतन स्तर को बढ़ाना है। जितना हमारा चिंतन स्तर बढ़ेगा ना, चलते चलते सोचो, बैठते बैठते सोचो, हर कुछ कल्पनाएं विचार आए उसको वास्तविकता में बदलने का प्रयास करो। आप अपने जितने चिंतन स्तर को बढ़ाओगे उतनी ही हमारे अंदर अमूर्त बुद्धि विकसित होती चली जाएगी। और अमूर्त बुद्धि एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसा कारक है, एक ऐसा घटक है जो हमें हमारी उपलब्धि से जोड़ता है, जो हमारे व्यक्तित्व को बेहतरीन बनाता है, जो हमारे निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन आदि को क्या बनाता है? अच्छा बनाता है, जो हमें समस्या से लड़ने की शक्ति देता है, और जो समाधान के उचित तरीके बता सकता है। ये सारी क्वालिटीज जो है वो किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये आपको अमूर्त बुद्धि के संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे ध्यान रखना है, नोट इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहले उसकी नोट लगाते, उसके बाद में जो लिखना है मैं आपको लिखूंगा। मेन चीज याद रखनी है। नोट क्या है यहां पे, ये ध्यान रखना। अमूर्त बुद्धि का महत्व, अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में अन्य बुद्धि की तुलना में अधिक होता है। अन्य बुद्धि की तुलना में अन्य बुद्धि की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अमूर्त बुद्धि का महत्व जो है, वो जो विद्यार्थी जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी बुद्धि पाई जाती है, उनमें सामाजिक बुद्धि भी होती है, उनके अंदर मूर्त बुद्धि भी होती है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि मूर्त बुद्धि का जो महत्व होता है वो बाकी सभी बुद्धि की तुलना में क्या माना जाता है? थोड़ा सा श्रेष्ठ माना जाता है। ये आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां तक आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। दूसरा, यह बुद्धि उच्च उपलब्धि की ओर ले जाती है, उच्च उपलब्धि की ओर ले जाती हैं, और ले जाती हैं। यह ध्यान रखना कि इससे हमें जो उपलब्धि मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी? बड़ी उपलब्धि मिलेगी, है ना? उच्च अच्छी उपलब्धि की ओर लेकर के जाती है। और इसके संदर्भ में ध्यान रखना, समस्या समाधान की क्षमता इसमें अधिक होती है। समस्या समाधान की क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। और ध्यान रखना इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखना, उचित
दिशा निर्देश तथा उचित दिशा निर्देश तथा उचित दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन में इस बुद्धि की भूमिका अधिक होती है। इस बुद्धि की भूमिका अधिक होती है। ये आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि दूसरी बुद्धि की तुलना के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो होगी उसकी क्या होगी मेरे दोस्तों, अधिक होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके बुद्धि के प्रकार कहलाएंगे मेरे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? प्रकार। एक बार इसको रिवीजन करता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूं। देखिएगा, हमने बुद्धि के प्रकार पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने कहा था कि बुद्धि का प्रकार आपको याद रखना है थोरनडाइक के अनुसार, और थोरनडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। फिर आपको ध्यान रखना है, सामाजिक बुद्धि यह एक प्रकार की सामान्य क्षमताएं हैं हमारे अंदर, एक मानसिक क्षमता है, ऐसे समझिए। इस बुद्धि का अधिक प्रयोग करने पर सामाजिक कार्य या सामाजिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत होते चले जाते हैं। इससे व्यवहार में कुशलता आती है, नैतिकताएं दिखती हैं, लोगों के साथ हम घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, अच्छा आचरण वगैरह कर सकते हैं, उचित सामाजिक अंतःक्रियाएं कर सकते हैं, अपनत्व का भाव विकसित करते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम समझना सीख जाते हैं। सामान्य तौर पर राजनेताओं, धर्म गुरुओं के अंतर्गत जो बुद्धि पाई जाती है वो औसतन आपके यही बुद्धि पाई जाती है। कौन सी वाली बुद्धि पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, उसके अंदर आपके सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था मूर्त बुद्धि, तो ध्यान रखना इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये इन लोगों में या ये उन लोगों में अधिक विकसित होती है जो ठोस वस्तुओं को ठीक करने या उनको बनाने या फिर उनको परिवर्तन करने की क्षमताएं रखते हैं। यानी कि ऐसी विषय वस्तु जो हमें आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखती है उनको ठीक करने में ये क्या रहते हैं मेरे दोस्तों, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक वगैरह हो गए। फिर अपन ने कहा कि अमूर्त बुद्धि, मैंने कहा ये एक प्रकार की सैद्धांतिक बुद्धि है। ये व्यवहारिक नहीं, ये नियमों पर चलती है, इसके खुद के अपने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये उसके ऊपर काम करती है। ये बुद्धि उन लोगों में अधिक विकसित होगी जो जिनका संबंध प्रतीकों से, शब्दों के साथ में अधिक होता है या किताबों के साथ में अधिक होता है, उन लोगों में ये बुद्धि ज़्यादा विकसित होती है। यह कल्पना में मानसिक प्रतिमान से ही समस्या का क्या कर देते हैं, समाधान कर देते हैं। इनके सामने वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में रखने की आवश्यकताएं नहीं होती, क्योंकि इनके सामने जो समस्याएं आती है वो विचारों से जुड़ी हुई आती है। भाई कोई लेखक है, लिखने का काम कर रहा है, तो उनके सामने कौन सी समस्याएं आ जाएगी, लिखने संबंधी आएगी, तो उसका समाधान जो करेगा वो भी किसके आधार पर करेगा, इसी के आधार पर करेगा। ध्यान रखना इसके अंतर्गत, जैसे दार्शनिक होते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उनके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो सामान्यतः अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, और इसका विकास चिंतन स्तर बढ़ाने से होता है। आप जितना चिंतन से जुड़ा हुआ कार्य करोगे उतनी ही हमारे अंदर कौन सी बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, अमूर्त बुद्धि। यानी कि अमूर्त बुद्धि का संबंध हमारे चिंतन संबंधी कार्यों से है। जो चिंतन संबंधी कार्य अधिक करोगे तो हमारी बुद्धि भी क्या होगी, अमूर्त बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। इसके बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में अन्य बुद्धि की तुलना से अधिक होता है। कि सामाजिक बुद्धि भी होती है बालक में, मूर्त बुद्धि भी होती है, लेकिन इन दोनों की तुलना में श्रेष्ठ बुद्धि जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है मेरे दोस्तों, अमूर्त बुद्धि मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको ये बताया कि यह बुद्धि उच्च उपलब्धि की ओर ले जाती है, कि जिस लोगों के अंदर अमूर्त बुद्धि का विकास अधिक हो जाता है, औसतन हम देखते हैं कि उन लोगों की जो उपलब्धि होती है, उन लोगों की जो प्रोग्रेस होती है, दूसरों की तुलना में उनकी प्रोग्रेस भी क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होती है। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी को उचित दिशा निर्देश देने हैं, आपको कोई एडवाइस देनी है, आपको कोई मार्गदर्शन देना है, तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो रहेगी वो किसकी रहेगी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना उसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो रहेगी वो किसकी रहेगी, आपके अमूर्त बुद्धि की रहेगी। ये आपको ध्यान, यानी कि हमने जो 3 बुद्धि के जो प्रकार पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है हमारे विकास में वो किसकी होती है, तो वो ध्यान रखना है आपको अमूर्त बुद्धि की होती है। भाई किसकी होती है मेरे दोस्तों, अमूर्त बुद्धि की। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अपन आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत।
कि बुद्धि के कौन कौन से मुख्य रूप से क्या दिए गए हैं मेरे दोस्तों, सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे एक कारक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, एक कारक का सिद्धांत। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों द्विकारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों बहुकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत। तीन सिद्धांत मैंने आपके सामने लिखे हुए, एक कारक का सिद्धांत, दूसरा होता है आपके द्विकारक का सिद्धांत, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुकारक का सिद्धांत। ये तीन कारकों के सिद्धांत अपन क्या करते जाएंगे मेरे दोस्तों, एक साथ में अपन कंटिन्यू पढ़ते हुए जाएंगे। अब ये एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, या इन सिद्धांतों के अंतर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। तो क्लास देखो, बुद्धि कितनी प्यारी से पढ़ा रहा हूं मैं। जो मुझे पता है सबसे भारी टॉपिक लगता है लोगों को, ये बुद्धि लोड लगता है, एकदम उलझा हुआ, मैं सुलझा हुआ पढ़ा रहा हूं आपको। कभी आपको बुद्धि खत्म होने के बाद 1% भी ऐसा नहीं लगेगा यार बुद्धि हमारे ऊपर भारित हो गई। आप बुद्धि के ऊपर भारी रहोगे, बुद्धि आपके ऊपर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इतना हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है उतना यदि आपको समझ में आ गया तो आगे वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सिद्धांत और मापन दो चीज पढ़नी है, उसके बाद में हल्की सी अपन सामयिक बुद्धि को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।